हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, योर फर्स्ट 3 स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मतलब जीवन को बदलने के लिए आपके पहले 3 कदम जो आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और जो ये आज का जो वीडियो है वो हमारे माताएं और बहनें और जो हमारे युवा हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं सभी के लिए वैल्यूएबल है। और अगर यदि आप इसको देखेंगे पूरा तो आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन और वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अगर मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि आप इस पूरा वीडियो को देखते हैं और जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आपको ये अच्छी चीज़ें पता चल पाए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो और जो वैल्यूएबल चीज़ें वो आपको मिल सकें, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कोई परिवर्तन हो सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम आप बात करेंगे। तो पहला स्टेप है अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण, ये बिल्ड गुड हेल्थ। तो हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, मुद्दा आज के समय में। तो हम इस पे भी हमारे एक मतलब हेल्थ हमारी बढ़िया होनी चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो बात आती है कि अच्छी हेल्थ का निर्माण कैसे किया जाए, तो इस पर हम बात करेंगे आगे। और दूसरा है धन सृजन की कला, आर्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समय में कि वेल्थ क्रिएशन आपको आना चाहिए, एक कला है, इसको आना चाहिए ही चाहिए। और तीसरा है अच्छी जीवन शैली, गुड लाइफ स्टाइल। तो गुड लाइफ स्टाइल जब आपका है तो तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हमने इसका क्रम जो रखा है वो इसलिए क्रम रखा है 1 2 3 कि पहले हमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ को हमने सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद जब आपकी हेल्थ सही होगी तो वेल्थ क्रिएशन की आपको आवश्यकता होती है। जब आपके पास वेल्थ भी क्रिएशन की कला आ जाती है तो आपकी जीवन शैली बढ़िया होनी चाहिए। तो यही इसीलिए इनका तीनों का क्रम यही है। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। और तो पहली बात करते हैं बिल्ड गुड हेल्थ। तो अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कैसे किया जाए, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। देखिए, मैं भी इस समस्या से ग्रसित था। तो मेरी हेल्थ खराब थी, मेरा वजन ज़्यादा था और जो है मुझे मेरी सांस भी फूल जाती थी, कभी कभी मुझे एंजाइटी भी हो जाती, घबराहट होने लगती थी और ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक ना आए। और आज के हमारे समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग अचानक से सडनली उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं भी इस समस्या से ग्रसित था। तो मुझे लगा कि ये अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये फैमिली सबके साथ है और सभी के साथ जीवन में ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ बढ़िया है तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगी। जैसे कहावत है, किताबों हमने पढ़ा है पहले से कि हेल्थ इज वेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये सारी चीज़ें कहावत है और जो कि सच बैठती हैं। तो अब बात आती है हाउ डू इट, हमें कैसे इस पे काम करना चाहिए। पहले हम बात करें, देखिए हमारी जो दिनचर्या होती है पहले सोने से स्टार्ट होती है, सुबह उठने से शुरू होती है। तो हमारी कुछ लाइफ में क्या होता है, लोगों को मतलब सेम डे सोते हैं और सेम डे उठ जाते हैं। कहने का मतलब रात के 12 बजे के बाद सोते हैं और सुबह 6 7 8 बजे उठते हैं। कभी कभी लोग 11 बजे भी उठते हैं। तो ये सही नहीं माना जाता और सही भी नहीं है आपके लिए। तो आपको करना क्या चाहिए, हमें करना क्या चाहिए सभी के लिए कि हमें जो है 12 बजे से पहले हर हालत में सोना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की जो वर्किंग हमारी कार्यशैली है और जो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं और उसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो हमें हर हालत में 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए। खाना जितनी जल्दी हो खा लें तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन 12 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। क्योंकि 12 बजे से पहले सोएंगे तभी आप दूसरे दिन में उठेंगे जाके। कहने का मतलब है आप एक दिन पहले सोइए और एक दिन बाद उठिए। तो आपको 5 से 6 मतलब 6 से 7 घंटे की नींद भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर नींद ले लेंगे तो बाकी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये काम अगर कर लिया तो आपकी चीज़ें काफ़ी सही होने वाली हैं। फिर हमें करना और क्या करना चाहिए अपने आपको अपने लिए स्वयं के लिए कम से कम 1 घंटा अवश्य निकालना चाहिए। और क्योंकि आप देखिए बाकी अगर 1 घंटा आप निकाल लेते हैं तो मैं समझता हूँ यदि आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम है, मान चलो आप 6 7 8 घंटे काम करते हैं, तो मेरा ये दावा है आपसे कि अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल लेते हैं और उसमें आप वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका जो 6 घंटे का काम करने की क्षमता है वो बढ़ के 12 घंटे हो जाएगी। तो आपको 1 घंटा कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमें करना चाहिए क्या चाहिए 1 घंटे में। देखिए, जिन लोगों को अगर दौड़ने की आदत है तो थोड़ा थोड़ा दौड़ें, और नहीं दौड़ते कभी नहीं दौड़े, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करें, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो जाए आपके साथ। तो हम इसी के साथ मतलब बात करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि देखिए टहलने से कुछ होने वाला नहीं है,
ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, साइकिल चलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है और धीरे चलने से कुछ होने वाला नहीं है, आपकी बॉडी में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी जो फिजिकल एक्टिविटी वो पूरे नर्वस सिस्टम को ठीक कर दे। और जब आपकी बॉडी 2 किलोमीटर दौड़ेंगे धीरे धीरे, तो मेरा कहने में एक साथ नहीं दौड़िए, धीरे धीरे आप उसको प्रयास करिए, धीरे धीरे दौड़ना शुरू कीजिए। पहले आप आधा किलोमीटर दौड़िए, फिर थोड़ा और बढ़ाइए, फिर और बढ़ाइए, धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। जितनी आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है बॉडी, उससे आप तो दौड़ना शुरू करिए। अब बात आती है कि उसके बाद जो हमारा बचा समय है, तो उसमें देखिए मैंने आपको बताया हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बॉडी की, है ना, जो भी चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद हमें भाई जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया, ईश्वर हो या भगवान हो, मतलब माता पिता हो, गुरुजन हो, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और जिन लोगों ने आपके साथ में अच्छा किया, उनके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन में अच्छा हो। जिन लोगों ने आपके लिए कभी मतलब आपके रास्ते में कांटे पैदा करें, आपको समस्याएं पैदा की हैं, तो उन लोगों को माफ़ करना सीखिए। उन लोगों को माफ़ जब कर देंगे तो आपका जो मानसिक बर्डन है वो कम हो जाएगा और आपका शरीर हल्का हो जाएगा, तो आपको मानसिक परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर हमें मानसिक परेशानियाँ क्यों होती हैं? दूसरों को कहने, दूसरी कही हुई बातों से हमें मानसिक परेशानियाँ होती हैं और उनका सामना हमको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को माफ़ करना सीख जाएंगे तो आप पे मानसिक बर्डन नहीं रहेगा और फिर क्या होगा कि आप जो अपना जीवन सही से जी पाएंगे। तो कहने वाला आप शारीरिक रूप से फिट होंगे और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे तो फिर आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगेगा। दूसरी बात आती है कि हमें थोड़ा जब धूप निकल आए, मतलब सूरज निकल आए, तभी दौड़ने जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नेचुरल जो विटामिन डी होती है वो मिलती है, राइट। दूसरा, हमें सुबह जो फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ है वो खाली पेट करनी चाहिए। और खाली पेट का मतलब है कुछ खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम जैसे पानी पी सकते हैं आप। और मेरा तो ये कहूँगा, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं तो सुबह 1 गिलास पानी पीता हूँ उठ के, उसके बाद फिर गर्म पानी करता हूँ थोड़ा सा, उसमें 1 नींबू निचोड़ के पानी को पीता हूँ। तो ये डेली मेरी लाइफ का रूटीन है, क्योंकि जब आप दौड़ने जाएंगे तो उसमें पानी की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होने लगेगा। जो लोग मोटे हैं, मैं किसी मोटे होने का मजाक नहीं उड़ा रहा, ना मैं उनको मतलब ये गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी बहुत मोटा था। मेरा भी वजन 86 किलो था, मेरी हाइट के हिसाब से वजन ज़्यादा था, लेकिन मैंने अपना वजन धीरे धीरे 70 किलो कर लिया और मैं जो है अब इस पे बॉडी पे बहुत काम करता हूँ और मेरी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो मैं एकदम हेल्दी हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आपको भी मेरी तरह कोई दिक्कत ना हो, आप बढ़िया रहें, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहे। अब बात आती है हम कि हमें खाने में क्या लेना चाहिए। खाने में मैं आपको बता दूं, हमें जो है रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जैसे लोग चाय पीते हैं, बिना चाय के लोग रह नहीं सकते, तो आप रिफाइंड शुगर का अगर चाय में लेते हैं तो रिफाइंड शुगर बहुत खतरनाक चीज़ है, पॉइजन की तरह, वाइट पॉइजन है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सब्सिट्यूट, और शुगर फ्री भी नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए हमारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, भाई गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो है खांड है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कच्ची खांड कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल करिए, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। रिफाइंड शुगर तो डायरेक्टली आपको क्या शुगर बढ़ा देता है आपकी बॉडी में, और धीरे धीरे आप बढ़ जाएंगे तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। फिर एक बार डायबिटीज़ बॉडी में हो गई तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, तो कहने वाला आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ होती है, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज़ से। तो इससे बचना है आपको, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो, और ये चीज़ें मतलब रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी लाइफ और बेटर हो सकती है। इसके अलावा हमें प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त का मतलब जिसमें देखिए प्रोटीन 2 तरह का होता है। जैसे हमारी इंडियन कल्चर में देखिए एनिमल प्रोटीन होता है, और हमारा जो नेचुरल मतलब अन्य जो वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है और पनीर है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए अवेलेबल। तो जैसा आपका लाइफ स्टाइल है, जैसा आपका कल्चर है, जिस प्रकार का आप भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार का प्रोटीन ले सकते हैं आप, कोई ऐसी इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पाउडर है वगैरह वगैरह, इसको मैं अलाउ नहीं करता, ना मेरा कॉन्शियस है, मैं भी नहीं लेता हूँ इसको। तो हमें जो भाई फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है और पनीर है, और जो वेजिटेबल है उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, उससे ले सकते हैं। और जो लोग एनिमल प्रोटीन मतलब मीट वगैरह खा सकते हैं, जो चीज़ खाते हैं, तो वो एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। तो प्रोटीन तो आपको जहाँ से भी मिले, जिस प्रकार का आपका लाइफ स्टाइल है, जो चीज़ आप खाते हैं, तो उससे आप प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जब आपको थकान महसूस नहीं होती। तो ये तो बात हो गई हमारे मतलब ये चीज़। फिर बात आती है कि हमें जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसका भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और जो लोग अच्छी बातें करते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप रहनी चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए।
और हमें नेगेटिव थॉट से हमेशा दूर रहना चाहिए। और अगर कोई लोगों की नेगेटिविटी अगर रहती है, हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से हमें क्या दूरी बना के रखनी चाहिए, उनकी बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए, उनको समय नहीं देना चाहिए, तो इससे आप बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि ईश्वर ने आपको जो भी चीज़ दी है, जैसे आपका जो सबसे पहले तो आपको ईश्वर ने क्या दिया, जीवन दिया है ना, और जो शरीर दिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके घर है, आपके पास घर है, गाड़ी है, संतान है, पत्नी है, और जो संपत्ति है, ये सब आपके पास अगर है और नहीं है, अगर इनमें से कोई चीज़ कम है तो निराश नहीं होना है। आप अगर प्रयास करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं। जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल पर आप जो जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इसके हिसाब से फॉलो किया, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, इनमें से कम है, तो वो आपके पास भी आएगी, ये मेरा वादा नहीं, विश्वास है। बस आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और नहीं भी है, और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए, राइट। और हमारे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया, अच्छे मार्गदर्शन हमें शिक्षा दी है, और हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन किए, उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। तो हमारे जीवन में 3 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, माँ बाप, बट ईश्वर और हमारे गुरुजन। इनका हमें धन्यवाद हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये हमें जो है अपने माता पिता से, गुरुजनों से, और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, दादा दादी हो गए, तो इनका हमें सम्मान करना चाहिए, और इनका आशीर्वाद हमारे पास बना रहे, और इनको धन्यवाद कहना चाहिए इस जीवन के लिए। तो ये तो बात होगी हमारी एक अच्छी हेल्थ के लिए। तो मैंने बताया एक हेल्थ हो गई आपकी, और दूसरा मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, दोनों अगर बढ़िया होगी तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके पास फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बढ़िया है, तो आप फिर दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम आप बात करेंगे आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो धन का निर्माण, धन का सृजन करने की कला। तो इस पे अगर हम बात करें तो देखें, आपको मैं बता दूं, धन का स्वामी कौन होता है। जो धन होता है उसको कौन पैदा करता है, तो मैं बता दूं, धन का जो स्वामी होता है, जो मैंने पढ़ा है और चीज़ें सीखी मैंने, धन का स्वामी श्रम होता है। चाहे वो मानसिक रूप से श्रम किया गया श्रम हो, या शारीरिक रूप से किया गया श्रम हो, राइट। तो वैसे हमें, अगर हम बताएं आर्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएशन की बात करें, तो हमें देखिए अपनी हेल्थ को बढ़िया करने के लिए तो हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, राइट। और वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें मानसिक श्रम करना चाहिए, राइट। क्योंकि शारीरिक श्रम से हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो कितनी मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, और मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। जब मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो आप क्या करेंगे, उससे जो आर्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, आप वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा इसमें कैसे कर सकते हैं। तो आप भी इस क्षेत्र में आपको वेल्थ क्रिएशन पे काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम आवश्यक है, राइट। तो अधिक पैसा कमाना है तो आपको हेल्दी होना चाहिए, और ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर, नेगेटिव चीज़ें हैं और दूसरों की बातों का बर्डन लेके अपने दिमाग पर अगर घूमेंगे तो आप फिर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, अपना कंसंट्रेशन है उस पर नहीं बना सकते। तो आप जब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अब बात आती है हाउ डू इट, हम इसको कैसे करें, वेल्थ क्रिएशन का आपको कैसे सीखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में है, क्योंकि बिना अगर वेल्थ नहीं है आपके पास तो फिर बाकी चीज़ें आपकी लाइफ अधूरी है। तो वेल्थ क्रिएशन की कला आपके पास आनी चाहिए, और यदि वेल्थ क्रिएशन आता है तो बाकी लाइफ आपकी बेटर होने वाली है। अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं आती है, तो मैं आज सिखाने की कोशिश करता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जा सकता है। तो इसी में वीडियो में मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कला नहीं आती तो क्या करें, तो वेल्थ क्रिएशन कला को कैसे सीखें। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं तो, और जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोग भी हमारे देश में जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, आप दोबारा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग हैं तो, लेकिन हम सीख तो सकते हैं ना, अगर हम शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बाकी चीज़ें सीख तो सकते हैं। भाई कोई डिग्री थोड़ी लेनी है आपको, भाई डिग्री लेने का तो स्टूडेंट में लाइफ में समय होता है, वो गया निकल तो आप उसके पीछे थोड़ी पढ़ेंगे, 2 साल की पढ़ाई करेंगे, नहीं, वो नहीं करना आपको। तो जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसकी गुणवत्तापूर्ण और कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, स्किल ग्रहण करना चाहिए, चाहे आप विद्यार्थी हैं या आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जहाँ से आप पैसा कमाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की आपको कठिन परिश्रम से क्या स्किल को ग्रहण करना चाहिए, उस स्किल को सीखना चाहिए कि क्या है।
दूसरा एक अर्थशास्त्री था। जब आप स्किल्ड को सीख जाते हैं, आप स्किल्ड निपुण हो जाते हैं, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप धन कमाना शुरू कर देंगे, राइट। तो पहले हमें धन, देखिए आर्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएशन एक कॉम्बिनेशन है, बास्केट है। तो सबसे पहले तो हमें धन कमाना आना चाहिए, धन कमाना चाहिए। उसके बाद उस वेल्थ को फिर कैसे क्रिएट करते हैं, वो दो चीज़ें अलग अलग है। वेल्थ मतलब जनरेट करना अलग चीज़ है और क्रिएशन करना अलग चीज़ है, राइट। पहले हमें धन कमाना आना चाहिए। जब धन कमाना आएगा तब उसके बाद हम वेल्थ क्रिएशन करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आपको अपने अंदर उस वेल्थ क्रिएशन मतलब धन कमाने की आपको एक मतलब स्किल्ड अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। अगर नहीं आती तो सीखना चाहिए, राइट। और दुनिया में कुछ संभव नहीं। एक अर्थशास्त्री था फ्रीडमैन। मैं शास्त्र का विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। तो फ्रीडमैन का नाम सुना होगा। इन्होंने एक थ्योरी दी थी डिमांड ऑफ मनी। तो वो कहते थे, तो उन्होंने दो प्रकार की वेल्थ की बात की थी, एक ह्यूमन वेल्थ और एक दूसरी नॉन ह्यूमन वेल्थ। तो जो नॉन ह्यूमन वेल्थ जिन लोगों के पास ज़्यादा होती है वो डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो पैसे से पैसा बनाते हैं, इसलिए वो मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने बात करी कि ह्यूमन वेल्थ की। जिन लोगों के पास ह्यूमन वेल्थ का मतलब होता है कि जो स्किल्ड पीपल हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं, जो स्किल्ड पीपल हैं उसे उन्होंने ह्यूमन वेल्थ कहा था। मतलब जो लोग स्किल्ड हैं, मतलब जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, किसी चीज़ की कला है काम करने की, तो उनको उन्होंने ह्यूमन वेल्थ कहा। तो ह्यूमन वेल्थ जो होती है, जिन लोगों के पास ह्यूमन वेल्थ जाती है वो डिमांड ऑफ मनी कम करते हैं, क्योंकि वो मुद्रा की मांग ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वो अपने ब्रेन और स्किल से धन को पैदा करते हैं, मतलब पैसे को पैदा करते हैं दिमाग से और अपनी स्किल से। तो इस प्रकार के लोगों को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता मतलब मांग कम करते हैं, वो अपने ब्रेन और स्किल से पैसे को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने स्किल से पैसा कमा सकते हो। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा कि कठिन परिश्रम से हमें शिक्षा या स्किल ग्रहण करना चाहिए कि पैसे को कैसे कमाया जाए। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम से धन उत्पन्न करना आ सकता है। दूसरी चीज़ बात है, तो आप चाहे नौकरी करें, बिजनेस करें, और तो अब बात आती है कि हम धन उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास स्किल है तो हमें मानसिक और शारीरिक श्रम कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि शारीरिक श्रम तो हेल्थ के लिए बढ़िया होता है और मानसिक श्रम धन उत्पन्न करने के लिए बढ़िया होता है, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो आप फिर एक और एक 11 हो जाता है। तो आपको करना है कि अगर आप बिजनेस करते कोई, तो बिजनेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होता है, राइट। या आप नौकरी करना चाहते हैं, राइट। तो ये दो ही तो काम होते हैं दुनिया में, या तो बिजनेस करेंगे या नौकरी। तो जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि अच्छी नौकरी करें, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और आपको पेशेंस भी रखना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा नौकरी तैयारी नहीं करनी, बढ़िया नौकरियाँ हमारे IAS है, डॉक्टर्स है और बहुत इंजीनियर्स है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, पुलिस में बहुत सारी सर्विस है, तो आप जाइए, उसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, अगर मान चलो जो लोग नौकरी में नहीं जाना, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनके पास पैसा है या उनके फादर का बिजनेस है तो उस बिजनेस को संभालते हैं, राइट। उनका पैसे की कमी नहीं होती। तीसरे लोग होते हैं जिनका पैसा भी नहीं होता और इनका फादर का कोई बिजनेस नहीं होता, तो वो पैसे कैसे पैदा करें। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, दुनिया में ईश्वर ने सारी चीज़ें बनाई और आपको जब बनाया तो आप में कोई तो खूबी डाली होगी उसने। ऐसा तो है नहीं कि आप में कोई स्किल नहीं डाला होगा, आप यूजलेस है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब कुछ ना वैल्यूबल कैंडिडेट है, मतलब अपने आप में कुछ ना कुछ आपकी खासियत होगी, आप में होगी नहीं होगी। या कभी आप विचार करिए कि मेरे अंदर भी कोई खासियत है नहीं है, तो आप उस चीज़ को पहचानिए, राइट। और कम संसाधनों में, भाई फिजिकल बिजनेस करने को बहुत मोटा पैसा चाहिए, तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप लिखने की कला है तो लिखना शुरू कर दीजिए, राइट। जैसे हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया एक इंटरनेट का ज़माना है, तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज लेना चाहिए। मैं आगे बात करूँगा उसमें जाके बाद में। तो यहाँ हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले से आपको दे रखा है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, मोबाइल तो सब किसी के पास होता है, तो इसका ऑपरेटिंग लेवरेज का इस्तेमाल करिए। इंटरनेट आपको क्या देता है, ऑपरेटिंग लेवरेज देता है। मतलब कहने का मतलब आपके पास चीज़ें हैं, बस उसका आपको बेनिफिट उठाना और जिससे आप कितना बेनिफिट उठा सकते हो। तो आपके अंदर कंटेंट तैयार करने की कला है, तो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कंटेंट आप करिए तैयार। या और भी आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर का एक बढ़िया सा काम करना शुरू करिए। तो किसी चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट आप घर पे बनाते हो और उसका एक अपना ब्लॉग बना लीजिए और इंटरनेट के माध्यम से उसको देश दुनिया के लोगों को बेचना शुरू करिए। तो कहने का मतलब जो भी आपके अंदर क्वालिटी है आप उसका यूज़ करिए, इंटरनेट का ऑपरेटिंग लेवरेज लीजिए और उसको इंटरनेट के माध्यम से बेचना शुरू करिए। और इसके लिए, बिजनेस के लिए आप अपना एक मतलब
एक वेबसाइट बनवा सकते हो और अपना एक तो उसमें आपके अपने प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च कर सकते हो, जिस प्रकार चाहे हार्ड मटेरियल हो चाहे सॉफ्ट मटेरियल हो, राइट। अगर कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप सॉफ्ट कॉपी में बेच सकते हो, राइट। कोई बुक्स लिखना चाहते हो तो वहाँ बेच सकते हो, और यदि कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो। तो इसके लिए अपना एक मतलब बनवा लीजिए धीरे धीरे करके, और GST का लाइसेंस ले लीजिए और अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन करना तो पड़ेगा, शिकायत किसी से नहीं करनी है। दुनिया में शिकायत ज़्यादा करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, समय निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आप माने चलिए आपको बिजनेस करना आ गया, पैसा नौकरी कर ली तो पैसा कमाना आपको आ गया। अब बात आती है कि भाई अब वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जाए। मतलब देखिए, जो भी सेविंग करेंगे उससे वेल्थ क्रिएशन भी करना बहुत जरूरी है। जो भी आप सेविंग करते हो उससे भाई 1 और 1 2 नहीं होना चाहिए। धन का मतलब है 1 और 1 11 होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन का मतलब तो ये कहलाता है। तो हमें करना क्या है, तो जैसे हमारे अर्थशास्त्र में एक डेफिनेशन है, यूज टू मनी टू मोर मनी। हमें मनी का उपयोग अधिक धन प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो इसलिए कहा था यूज टू मनी टू मोर मनी, जो आपके पास पैसा है उससे और धन प्राप्त करना चाहिए। तो ये सिद्धांत लागू होता है वेल्थ क्रिएशन में, सही। तो ये बात समझ गए हुआ। अब बात आती है कि इसके लिए करें क्या। तो आपको इसके लिए एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहिए। तो एक्टिव इन्वेस्टर का मतलब है जिसमें भी आप निवेश करते हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जैसे मान चलिए कोई आपने प्लॉट खरीदा, जमीन खरीदी, आपने खरीद कर डाल के भूल गए तो क्या दूसरे को कब्जा कर लेगा? ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद लिया तो उसकी बाउंड्री करके डालिए, अपना नेम लगाइए वहाँ पर, दरवाजा लगवाइए वहाँ कि ये प्लॉट इनका है, राइट। अगर आप उसको लेके छोड़ देंगे, बाउंड्री नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कब्जा कर लेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, राइट। अगर आपने ज्वेलरी ले रखा, सोना ले रखा और घर में नहीं रखा, बैंक में रख दिया, किसमें? लॉकर में, और आपने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, पता चलिए बैंक ने क्या फ्रॉड करके वो आपका सोना डुप्लीकेट रख दिया, ओरिजिनल कहीं अपने निकाल लिया, तो आपको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आपका वो बिजनेस है या वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। ये बात मेरी मान लीजिए, और नहीं माने तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए, नए लोगों से सीख लीजिए। तो जमीन हो या सोना, वेल्थ क्रिएशन करना आपको आना चाहिए। तीसरी बात आती है कि आपका जो लोग पैसा किस में लगाते हैं? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करें, जो भी आप फंड खरीदते हैं या निवेश करते हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि यदि आप उसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे किसमें कितना ग्रोथ है, और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस भी होना चाहिए भाई, 2 साल 5 साल जो भी समय दे सकते हैं, तो पेशेंस होना चाहिए। अगर मॉनिटरिंग आपको करते रहना चाहिए, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। और तीसरा है, अब हम जो लोग ज़्यादातर निवेश करते हैं इक्विटी में निवेश करते हैं। मैं एक चीज़ और सलाह दे दूँ आपको, कभी भी जो LIC होती है, जीवन बीमा होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, राइट। और जीवन बीमा लेना भी नहीं चाहिए। मेरा एक फाइनेंशियल जो मतलब भाई कैसे बिल्ड करें फाइनेंशियल जो आपका पोर्टफोलियो है या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करें, उस पर एक मेरा वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मेरे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, मैंने आपको बताया कि अगर वेल्थ क्रिएशन आपको आता है तो उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और आपका टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। आपको जीवन बीमा नहीं लेना, वो निवेश नहीं कहलाता, राइट। तो आपका अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है आपके पास और हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका जीवन में जो लाइफ का रिस्क है वो कम हो जाता है, और इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आप वेल्थ क्रिएशन में लगाएंगे, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा धन का निर्माण होगा। तो लोग अब दूसरी बात करते हैं इक्विटी में। मैं आपको बता दूं, हमें डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहना चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता, वो ट्रेडिंग होती है और वो गैम्बलिंग होती है। और जो NSE के चेयरमैन चौहान साहब, उन्होंने भी कहा था कि डेरिवेटिव मार्केट जो है, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो ये उनके लिए होता है, क्योंकि ये हैज करने का प्रोडक्ट है। इसको हैज किया जाता है तब जाके ये काम करता है। तो ये मतलब हमारे लिए या और किसी लोगों के लिए ये नहीं है। तो हमें जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता। तो हम बात करते हैं, तीसरा आता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना। इक्विटी का इन्वेस्टमेंट का मतलब जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनियां होते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कहलाता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी है और आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस पे एक्टिव इन्वेस्टर के लिए पूरी सीरीज पड़ी हुई है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आ चुके हैं और आने वाले समय में और चीज़ें आने वाली हैं। तो आप उससे एक्टिव इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करना चाहिए कि हमें किस कंपनियों के साथ पैसा लगाना चाहिए, किस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिन कंपनियों का लो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होता है उन कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। इन सारे के जो मैं आपको बता रहा हूँ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या होती है, इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे।
तो सेल्स ग्रोथ पैसा अगर कोई कंपनी में डाल रखा है और आपने जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जिसका कम है और घट गया है, तो ऐसे स्टॉक से पैसा निकाल लीजिए और निकाल करके और एक हाई इंजन जो ग्रोथ इंजन है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा, उसमें जोड़ना चाहिए और इससे आपको बहुत बड़ा पैसा बनेगा। आज मैं एक फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने GMDC को स्टॉक को रिकमेंड किया था कि ये जो है बहुत मोटा पैसा बनाने वाला है और जो है यहाँ से क्या होने वाला है, इसका क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट होने वाला। उसका चार्ट मैंने देखा था, ब्रेकआउट वास्तव में होने वाला, लेकिन मैंने देखा कि चलो ब्रेकआउट होने वाला। कभी कभी आपने सोचा ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो जाता चार्ट में, तो चार्ट से हमें जो एक किसी कंपनी का जो बिजनेस है वो पता नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस हम बाहर बैठे होते, चार्ट हमें ये नहीं पता, चार्ट बाद में बनता है, पहले बिजनेस मतलब प्राइस चलता है। दूसरी बात करें, आप देखें तो इसमें देखेंगे कि कंपनी जो अंदर क्या कर रहा है मैनेजमेंट, तो हमें उससे पता नहीं चलता। तो मैंने देखा जो गुजरात मिनरल्स कंपनी है उसका नाम, तो उसका मैंने जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखा -10% है। तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कर सकता, जो उसका जो कंपनी का ब्रेकआउट होगा, चार्ट होगा, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, कोई उसे बचा नहीं सकता, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें फंस जाएंगे। ये गैम्बलिंग होती है कि जब बहुत सारे जो कंपनी लॉस में है और उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, तो उसका कंपनी का स्टॉक कैसे चल सकता है? भाई आप ही बताइए, अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आपका बिजनेस बढ़िया माना जाएगा? बताइए आप। जब आप कोई मतलब काम कर रहे हैं, आपका कोई अगर बिजनेस है और आपका सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? आपका बिजनेस चलेगा क्या? लोग आपके साथ रहेंगे? नहीं ना, लोग कहेंगे ये घाटे का बिजनेस कर रहा है बंदा, तो आपके साथ छोड़ के चले जाएंगे लोग। तो इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल वो मतलब लोगों को ऐसे गुमराह करते हैं, इसका मतलब सोशल मीडिया पे जो अनावश्यक चीज़ें चल रही हैं, टीवी बैठ के लोग बताते हैं ये वाला स्टॉक बाय कर लो, वो वाला स्टॉक कभी बाय नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। और ना ही मेरे चैनल पे, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी स्टॉक को बाय कर लो या सेल कर लो। आपको करना क्या, जब आपको खुद का कन्विक्शन हो तभी कोई स्टॉक को बाय करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी कंपनियों के साथ ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो, क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जिस कंपनी का ज़्यादा होता है उसका स्टॉक अपने आप में बढ़िया होता है, वो बहुत मोटा पैसा बना के देता है लंबे समय में। दूसरी बात आती है कि हमें इसकी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। हर कंपनी 3 महीने बाद रिजल्ट जारी करती है और उस रिजल्ट को हमें मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। रिजल्ट अगर खराब आए तो हमें वहाँ से पैसा अपना निकालना चाहिए और ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहाँ का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ से आप बहुत मोटा पैसा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीबैगर स्टॉक भी मिल जाते हैं बहुत सारे, और जो कि एक लंबे समय तक आप पैसा आपको दे सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आए, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम हो या कोई ईडी की रेट पड़ जाए, तो सबसे पहले आपको अपना पैसा निकालना चाहिए। तो हमें पहले क्या आना चाहिए, अपना जो सेल बटन दबाना आना चाहिए। मतलब स्टॉक को बाय करना आसान होता है, बेचना मुश्किल होता है, तो हमें बेचना भी आना चाहिए। बेचने की कला आना बहुत जरूरी है, तभी आप जाके मोटा पैसा बना सकते हो, एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। तो ये बात जहाँ तक है आपको समझ में आ गई होगी, वेल्थ क्रिएशन करना बहुत जरूरी होता है, इससे आप बहुत मोटा पैसा लगा सकते हो। करना क्या चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो मैंने आपको बताया, आप अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में एक अच्छे स्टॉक छांट के रखें और जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जब भी आपको मौका मिले तो उसमें खरीदिए। दूसरी बात आती है कि हमें कि भाई पैसा तो लिमिटेड होता है, और पैसा जो भी लिमिटेड होता है तो उसको करना ही क्या है, मतलब खराब बिजनेस से पैसा निकाल के अच्छे बिजनेस में डाला, ये काम आपको करना है। तभी आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बन पाएंगे और एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करेंगे, बहुत मोटा पैसा आप कमाएंगे। और चार्ट देख के कभी भी स्टॉक को नहीं बेचना। अगर चार्ट में आपको लगता है तो पहले उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देख लेना चाहिए। अगर कंपनी बढ़िया करे तो उससे पैसा ना निकाले, लेकिन मेरी यहाँ किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आपको पता चल गया होगा वेल्थ क्रिएशन की कला क्या होती है। अब मान चलिए आपके पास हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, दोनों चीज़ें, तो फिर कमी किस चीज़ की है? देखिए, आपकी जीवन शैली अगर अच्छी नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी सबसे पहले आपकी जीवन शैली बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो एक लंबा जीवन जीना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो राकेश झुंझुनवाला साहब थे, तो आपने देखा उनके पास हेल्थ नहीं थी लेकिन वेल्थ बहुत थी, और जीवन शैली खराब होने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हुई थी, तो बहुत एक जल्दी समय में चले गए थे। दूसरी बात करें हम वॉरेन बफेट साहब की, वॉरेन बफेट को आप देखिए, उनका जो हेल्थ भी बढ़िया है और वेल्थ क्रिएशन भी बढ़िया और उनकी जीवन शैली बढ़िया, तो इतनी एज हो गई उनकी तब भी वो फिट दिखाई देते हैं, राइट। तो अगर राकेश झुंझुनवाला, तो हमें वॉरेन बफेट साहब से सीखना चाहिए। दूसरे राकेश झुंझुनवाला से भी हमें सीखना चाहिए। राकेश झुंझुनवाला साहब थे, देखिए आप कितने अर्ली एज में चले गए, तो जब आते अर्ली एज में चले गए तो हमारे सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को नहीं मिल पाया, और आने वाले समय में कितना काम करते हो, तो ये हेल्थ की वजह से हुआ उनके साथ। तो उनकी जीवन शैली खराब थी और उनका लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से उनका क्या हुआ, उनका हेल्थ का इशू हो गया, और हेल्थ का इशू वेल्थ उनको बचा नहीं पाए, राइट।
तो हमें इस पे हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो तीसरा चीज़ है, जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इससे तो जीवन शैली में कुछ अपग्रेड है जो मैं आपको बता दूँ। हमें साधारण नहीं रहना चाहिए। साधारण का मतलब है कि लोग आपको आइडेंटिफाई ना करें और मतलब एक इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसे ट्रेडिशनल है। तो देखिए, समय के साथ हमें परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए, राइट। तो हमेशा साधारण नहीं रहना चाहिए। भाई आप एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी हो, गॉड ने आपको बनाया, तो आपका खुद आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आपका वैल्यू होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप यूजलेस है दुनिया के लिए, नहीं। आप अपने आप को महत्व देना चाहिए। भाई आप अपने आप के लिए वैल्यूएबल हैं, तो सोसाइटी के लिए भी वैल्यूएबल है। कि सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप एक वैल्यूएबल सिटीजन ऑफ इंडिया है ना। दुनिया में आप आए हैं, मतलब कितना प्रयास है, कोई ऐसा थोड़ी आगे कोई। ये देखिए, माँ बाप ने कितना परिश्रम किया आपको लालन पालन में, और देखिए तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी है। तो आप साधारण जीवन ना जिए, आप एक अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तन करिए और बढ़िया लाइफ जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को वैल्यू दीजिए। दूसरा है, हमें आधुनिक मूर्खताओं को त्याग करना चाहिए। आधुनिक मूर्खता क्या होती है? देखिए, आप जो लोग समझदार हैं वो खुद जानते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो समझदार को सारा काफ़ी होता है। तो जो आधुनिक मूर्खता है उनका हमें त्याग करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आधुनिक मूर्खताओं को डिफाइन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। अगर कोई मेरे शब्द मुँह से निकल गया तो कोई समस्या हो सकती है। तो मैं इसलिए इसको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आधुनिक मूर्खता है, जो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करना चाहिए। तो हमें आधुनिक मूर्खताओं को त्याग कर देना चाहिए, और जो सही है। दूसरा बात आती है हमारी लाइफ स्टाइल में जो, तो मैंने आपको बताया हमारा सोने का था। सोने का मैंने बता ही दिया आपको, समय 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल बढ़िया। और जो भी हमारे काम है हमें समय से पहले निपटा लेनी चाहिए। डेली का काम डेली निपटाना चाहिए, नहीं तो वो एक दिन वो आपका अगर काम कल पर टालेगा तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा आप पे एक दिन बर्डन बन जाएगा। वो बर्डन बन जाएगा तो आपको काफ़ी नुकसान करेगा, और फिर आपको कोई उस काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक तो दो चीज़ें ये होती, चाहे आपका मतलब जो व्यापार का हो या नौकरी का काम हो, जो भी आप करते हैं उसे समय से निपटाइए और उसको पेंडिंग ना रखिए। तो ये आपका होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं हम दूसरे लोगों से, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें इससे क्या हमें कष्ट होता है। हम क्यों अपने आप को कष्ट दें? हम कौन होते हैं उससे ईर्ष्या करने वाले? वो तो भगवान ने जैसा उसको बनाया तो वो तो बनाया। दूसरी बात करते हैं कि हमें जो है अपनी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, राइट। अगर तुलना करते हैं सबसे ज़्यादा कष्ट होता है अपने आप को। तो तुलना कैसे करते हैं? दुनिया में जब चीज़ें बराबर नहीं हो सकती तो तुलना कैसे हो भी नहीं सकती। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इससे दोनों को कष्ट होता है। दूसरी बात है, हमें हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए, है ना। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बल बुद्धि विवेक और साथ ही हमें ऊर्जा प्रदान करे कार्य करने के लिए। तो ऊर्जावान रहना चाहिए। ऊर्जावान रहने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, ऊर्जावान के लिए रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। मानसिक एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है। जब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है। दूसरा आता है ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो हमारा जो खाना होता है वो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल ना हो, पेट्रोल इंजन सबसे मतलब, जैसे हम कोई गाड़ी डीजल से चलाते हैं, पेट्रोल चलाते हैं, और लोग आजकल एलपीजी और सीएनजी से भी गाड़ी चलाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। तो हम इतने प्रकार के ईंधन होते हैं जिससे हम गाड़ी चलाते हैं। तो सबसे टॉप पे क्या माना जाता है जो बढ़िया फील होता है? पेट्रोल माना जाता है। पेट्रोल की गाड़ियाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं और उसका पिकअप बहुत हाई होता है। दूसरा होता है डीजल। डीजल कार्बन बहुत छोड़ता है और उसका इंजन जल्दी खराब होता है गाड़ी में। और तीसरा होता है हमारा सीएनजी और एलपीजी। इनसे पिकअप बहुत कम आता है गाड़ी में, बहुत एवरेज तो ज़्यादा देती है, लंबी समय तक चलती है, लेकिन पिकअप बढ़िया नहीं होता है। तो इसी प्रकार से मान के चलिए, अगर आपको बढ़िया खाना खाते हैं तो वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको। और कचरा गार्बेज अगर खा लिया आपने तो पेट में तो भरा रहेगा बहुत देर तक, लंबे समय तक चलेगा, लेकिन एनर्जी नहीं देगा। तो जो कचरा वाला खाना है, कचरे वाला खाने का मैं बताऊंगा कि अगर आपने ऐसा खाना खा लिया जिसमें एनर्जी कम, लो एनर्जी फूड खा लिया आपने, और तो वो क्या करेगा, वो सीएनजी और पेट्रोल एलपीजी का काम करेगा, जो आपके पेट में तो रहेगा और लंबे समय तक चलेगा, भूख नहीं लगेगी आपको, लेकिन आपको एनर्जी नहीं देगा। तो हमें कौन सा, जैसे गाड़ियों को पेट्रोल सबसे बढ़िया होता है ना, और डीजल भी बढ़िया होता है, डीजल की गाड़ी बढ़िया होती है। तो इन दोनों जो फ्यूल है वो बढ़िया माना जाता है। और वैसे सुपर फ्यूल तो जो एयरवेज जेट एयरवेज में इस्तेमाल होता है वो होता है ना। तो सोसाइटी में बहुत सारे खाने की आइटम्स हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो जो कचरे की बात करें, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि वो जो है लो एनर्जी फूड होता है। और जैसे मैंने बताया, लो एनर्जी फूड का मतलब जैसे एलपीजी सीएनजी, ये लो एनर्जी फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है तो हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए?
हेल्दी फूड खाना चाहिए। आप फास्ट फूड खाने का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर को आप कूड़े का डब्बा थोड़ी समझते हैं, कचरा दान थोड़ी समझते हैं, जैसे जो मर्जी भर लो उसको, जैसे हम कचरे का डब्बा होता है उसमें छाछी डालते रहते हैं। नहीं, ये हमारा शरीर है, ये कचरा का डब्बा नहीं है। तो इसमें हमें फास्ट फूड जैसा कचरा नहीं रखना है, उससे लो एनर्जी फूड नहीं खाना। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। दूसरी बात आती है हमें कम खाना चाहिए और समय पर खाना खाना चाहिए। कम का मतलब ये नहीं कि इतना कम खाना चाहिए, मतलब ये थोड़ी हर समय खाते रहना चाहिए उससे एनर्जी मिलेगी, नहीं, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। आपका ओवर ईट करेंगे तो आपको फिर आपका जो शरीर है, जो आपका लीवर है, उसको फिर दिक्कत हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट करने में उसे समय लगेगा बहुत सारा। तो फिर काम कब करेंगे आप? और समय पर खाना खाएं। अगर आप 12 बजे खाना खाते हो तो डाइजेशन का समय कब मिलेगा भाई? तो टाइम बे टाइम ज़्यादातर जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो किसकी वजह से खराब हुआ है कि खाने का कोई समय नहीं उनका, नाश्ते का कोई समय ही नहीं उनका, जब मर्जी तब खा रहे हैं उल्टा सीधा। तो उससे क्या, ये लो एनर्जी आपका सिस्टम खराब कर देता है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। लो एनर्जी फूड खाते हैं तो उससे एनर्जी नहीं मिलती, ये बात हो जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा है हमारा जो जीवन शैली है, तो उसमें कपड़े जो होते हैं उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी पर्सनालिटी को निखारने में, राइट। तो ये बात समझते हो आप लोग। तो हमें कपड़े मतलब अच्छे पहनने चाहिए, मतलब जो हमारी फैमिलीज़ की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है या वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, इसी प्रकार के हमें कपड़े पहनने चाहिए। ये बात भी मैंने उसमें भी बताया कि आधुनिक मूर्खताओं को त्याग करना चाहिए, जो चीज़ अच्छी नहीं है उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो फैमिली के अनुसार जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसके अनुसार हम मतलब बढ़िया जो कपड़े वियर करना है, जिससे कि अपनी पर्सनालिटी को मतलब उसमें निखार आए, मतलब आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि आई एम, मतलब जो भी नाम है आपको। जैसे मैं जब भी कपड़े पहनता हूँ, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है उसमें मेरी पर्सनालिटी निखारने में। तो वो कपड़े जब धुलती हैं तो बिल्कुल वाइट होते हैं, बिल्कुल मतलब साफ होते हैं, क्लीन एकदम। तो जब वो प्रेस करके मैं पहनता हूँ, मुझे देती कपड़े, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। मैं आई एम लेफ्टिनेंट डॉक्टर रतनलाल, कि मैं भी एक अच्छी पर्सनालिटी हूँ, राइट। तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और इसका जो कॉन्फिडेंस है मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ता है, और मैं अपना काम बढ़िया से करता हूँ। और मतलब एक मेरी सोसाइटी में और मेरे जो जहाँ मेरा ऑफिस है उसमें लोग मुझे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि भी यहाँ पर्सनालिटी है। तो ये कपड़ों से भी हमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, बढ़िया लगती हैं, तो जो हमारी जीवन शैली को दर्शाती हैं। दूसरी आती है भाषा, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे तो हम देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा, और इंग्लिश की बात करते हैं वर्चुअल लैंग्वेज, जो पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। और भी बहुत सारी भाषाएं, भारत में 21 से 22 भाषा बोली जाती है, और हर भाषा का अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, कोई भाषा खराब नहीं होती, राइट। तो हमें लेकिन उन सभी भाषाओं में शालीनता होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो शालीनता होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, और जो मतलब इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, कबीरदास ने कहा है, ऐसी वाणी बोनिए अपना आपा को और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। तो इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखिए आप, तो वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मतलब किसी को हमारे कार्य, मतलब वाणी के द्वारा किसी को कष्ट हो। तो वाणी मैंने बताया शालीन होनी चाहिए, मर्यादापूर्वक होनी चाहिए, चाहे जो भी भाषा बोलें, जिससे कि किसी को हमारी वाणी से कोई कष्ट नहीं होना। जैसे कहते हैं ना भाई गोली से इतना बड़ा घाव नहीं होता, वाणी से बहुत बड़ा घाव हो जाता है। तो वाणी को हमारी मर्यादापूर्वक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चौथा जो मतलब सबसे लास्ट में जो बात आती है कि हमारी जीवन शैली को जो खराब करने में सबसे बड़ा योगदान है वो सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी बात करें, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन अपने आप में बहुत वैल्यूबल चीज़ है और एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, और जो कि आपकी लाइफ का आधुनिक जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, और इसका उपयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। इससे आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, आपकी जो काम का जो स्पीड है उसको बढ़ाता है। लेकिन इसमें सोशल मीडिया जो होता है वो थोड़ा, सोशल मीडिया खराब भी नहीं है हमें सूचनाओं के लिए, लेकिन कभी कभी ये हमारी लाइफ को डिसबैलेंस करता है, हमारी जीवन शैली को खराब कर देता है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, हमें सोशल मीडिया और जो मोबाइल है इसमें हमें उसका ऑपरेटिंग लेवरेज लेना चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है, आपने देखिए फ़ोन तो ले लिया 10, 15, 20 हज़ार का जो भी इंटरनेट कनेक्शन है ही आपके पास, है ना। तो इसमें कोई एफर्ट तो नहीं करना, आप इसे कोई इस्तेमाल करें ना करें, ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। इतना इन्वेस्टमेंट तो आपने कर ही दिया। अब अगर इसी इन्वेस्टमेंट से अगर इसका मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं आप, तो इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन आपने 20,000 का 50,000 का फ़ोन ले लिया और उसमें इंटरनेट ले लिया जिसका 1500 या 1000 रुपये या 500 रुपये का डेली का महीने का खर्चा है, तो आपका 50,000 रुपये लग चुका है इसमें, और अब इससे और तो निवेश नहीं करना है, तो इसका हम फायदा क्यों उठाएं? तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज लेना। तो आप जैसे मैंने बताया, आप नौकरी करते हो हैं या बिजनेस करते हो, तो उसमें इसका ऑपरेटिंग लेवरेज लेना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो नॉलेज है उसमें इसका ऑपरेटिंग लेवरेज लेना चाहिए। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत बढ़िया आती है, अब आप खुद में जानते हो लेकिन आपको कोई नहीं जानता, आपको
कोई नहीं जानता और ना ही कोई जानेगा। आने वाले समय में जो लोग ऐसे रहते हैं मतलब दूर, तो उन्हें कोई जान भी नहीं पाता। तो आप सोशल मीडिया पर हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने जो आपके अंदर क्वालिटी है, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर उसको शेयर करिए, कंटेंट का निर्माण करिए। बुक लिखते हैं तो बुक उस पर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचिए। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसको बेचिए ऑनलाइन, जिससे लोग आपके बारे में जाने। लोग आपको जब जानेंगे तो पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरे टैलेंट को आपको जानेगी और उस टैलेंट का आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आप टैलेंटेड पर्सन हैं, लेकिन आप एक दबे हुए कोने में कहीं बैठे हुए हैं और आपको कोई जानता भी नहीं, सिवा आपके ऑफिस और घर के आस पड़ोस के अलावा। तो मेरा कहने का मतलब है, तो जो आपके पास इंटरनेट है वो सोशल मीडिया, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज लीजिए और अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करिए और जो भी आपके अंदर खास है उस पर कॉन्टेंट मतलब चीज़ें करना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। दूसरी बात आती है कि हम सोशल मीडिया पे टाइम, देखिए सोशल मीडिया का मैंने बताया इंटरनेट का और मोबाइल का ऑपरेटिंग लेवरेज, हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए इंटरनेट का, ना कि हमें उस पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया मोबाइल इंटरनेट टाइम पास करने के लिए नहीं भाई। अगर टाइम पास करते हैं तो आपका ही टाइम पास हो जाएगा। तो आपकी लाइफ स्टाइल, जैसे लोग करते रात में क्या करते हैं, 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, मतलब बेमतलब का देखते रहते हैं, उसका कोई वैल्यू कंटेंट आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया की बहस में पड़े रहते हैं। अरे बहस क्या करोगे भाई, आपके बहस करने से कुछ होने वाला है? आप अपनी बात करिए और लोग दूसरे, मतलब बहुत सारे लोग आप कितने अच्छा काम करिए तो लोग तो मतलब उनको भी खराब लगे, तो आप उसमें क्यों पढ़ रहे हो? तो सोशल मीडिया से मतलब इस प्रकार की बेफालतू के आर्गूमेंट और बहस से और डिबेट से बचना चाहिए आपको, और इस वल्गैरिटी वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरी एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे यूथ हैं वो एक बहुत सारी बैड हैबिट होती है, पॉर्न देखने लगते हैं। तो पॉर्न अगर रात में देख रहे हैं और आपकी लाइफ स्टाइल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो पॉर्न से दूर रहें, ये बैड हैबिट मानी जाती है। कभी कभी लोग देर रात तक शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। देखिए तो ये भी खराब चीज़ है, ये आपकी लाइफ स्टाइल को खराब कर देता है। और आप जानते हैं शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है अचानक से, और फिर बाद में लोग चले जाते हैं। मेरे एक जानने वाले थे यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, वो होटल मैनेजमेंट में थे, उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था। लेकिन उनकी बैड हैबिट क्या थी कि उन्होंने दारू पीना बहुत मतलब शुरू कर दिया, और एक समय आया कि धीरे धीरे उनका लीवर खराब हो गया। और उनकी 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ भी है, ज़्यादा एज नहीं थी, ऐसी 35-36 साल के होते, और वो गुजर के दुनिया का पैसा लगाया। तो अगर अच्छी जीवन शैली नहीं है आपकी, खराब है, आपके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, शराब पीते हो, नशा करते हो, पॉर्न देखते हो और मतलब सारे गलत काम करते हो, तो होगा क्या इससे? आपका जो जीवन है छोटा हो जाएगा, आपकी लाइफ में परेशानी आ जाएंगे। आपके अगर बच्चे हैं, आप समय से पहले बीमार हो गए तो क्या होगा? जितना आपने कमाया आपके ऊपर लग जाएगा, है ना, और आप बच्चों पर डिपेंड हो जाओगे, और बाद में कुछ हो गया आपको तो क्या होगा? तो ये थोड़ा सोचिए। तो आपकी जीवन शैली बहुत बढ़िया होनी चाहिए, राइट। तो सोशल मीडिया आपकी जो लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है उसको थोड़ा रोकिए, मतलब उसको रोकिए। मतलब मैंने आपको बताया इंटरनेट और सोशल मीडिया ऑपरेटिंग लेवरेज लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज लीजिए आप, जिसका फायदा उठाइए, ना कि लोगों को जो अनावश्यक उनका कंटेंट पड़ा हुआ उसे कंज्यूमर नहीं बनिए आप उसके। केवल स्किल सीखिए, जो वैल्यूएबल कंटेंट है उसको देखिए ना बस, खाली जो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है। खराब चीज़ें दूर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरा जो आज का वीडियो है वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन अवश्य करेगा, मुझे विश्वास है और आशा करता हूँ। तो वीडियो लंबा हो चुका होगा, तो इसी के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।